Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. English text reading and understanding practice. Lesson number 5. Robinson Crusoe discovers a footprint. For a better experience of the course, you should buy our book. Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे अपना सबक नंबर 5 और आज के सबक में है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ओके, रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। तो इसमें एक कहानी है कि आदमी था जो टहलने गया हुआ था किसी जजीरा पे। तो वहाँ पर जब ये गया तो उसको कदमों के निशानात मिले, वो डर गया। वो असल में ये सोच रहा था कि मैं यहाँ अकेला हूँ, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं आया है, कोई नहीं रहता है, ये सोचकर वहाँ पर गया था। लेकिन जब वहाँ पर गया तो उसको कदमों के जब निशानात मिले तो डर सा गया और फिर उसने सोचा कि कौन है भाई। उसने मैच भी किया, देखा तो उस जो निशानात थे कदमों के वो बहुत अलग थे इसके कदमों से, तो थोड़ा सा डर सा गया था, ठीक है। लेकिन फिर इसके अंदर हौसला पैदा हुआ, फिर मतलब कुल मिला करके उसे इस चीज़ का एहसास हो गया या उसे इस बात का एहसास हो गया कि कोई ना कोई यहाँ पर रहता है, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ। ओके, इस कहानी में इसी को लेकर के बात की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये सबक। ओके गाइस, तो ये हमारी कहानी थी और अब हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है, रॉबिन्सन क्रूसो शिप had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Okay? तो ये तमहीदी कलिमात हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि कहानी किसके बारे में। तो रॉबिन्सन क्रूसो की जो जहाज़ थी, पानी का जहाज़ या कश्ती भी आप कह सकते हैं, हैड बिन डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई थी। कैसे? बाय द सी, समंदर में, समंदर के ज़रिए। यानी शायद समंदर में वो कश्ती से जा रहा था, लहर वहर आई होगी और फिर उसकी कश्ती क्या हो गई, उसकी कश्ती टूट गई, बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। ओके, तो रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज़ या उसकी कश्ती समंदर के ज़रिए तबाह हो गई थी। यहाँ पर हो चुकी थी कहना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हो गई थी काफ़ी। ओके, ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स, ठीक, ये एक हिस्सा हुआ। एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, तो हैव बीन का मतलब होता है होना, अलोन का मतलब अकेले, तने तनहा, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक। सो ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स, इसका मतलब होगा वो कई सालों तक तनहा था, यानी वो अकेला था वहाँ पर और कोई उसके साथ नहीं था, ठीक है। तो ही हैड बीन अलोन, वो अकेला हो गया था या अकेला था, यहाँ पर चुका था ज़रूरी नहीं है। ओके, फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों तक या कई सालों तक के लिए भी आप कर सकते हैं। ओके, एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, लॉन्ग फॉर का मतलब होता है ख्वाहिश करना। ओके, तो एंड लॉन्ग फॉर कंपनी, और उसने जो है
ख्वाहिश की, दोस्ती की, सोहबत की, यानी उसने ख्वाहिश जाहिर की कोई उसके साथ हो, उसका कोई साथी हो, और उसने ख्वाहिश की कि उसका कोई साथी हो, उसका कोई साथ देने वाला हो, उसका कोई शरीक हो। ठीक, तो ये माना हुआ इसका। वन डे, एक दिन, ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ही ये सब्जेक्ट बन रहा है, डिस्कवर का मतलब होता है इक्तिशाफ करना, खोज करना। ठीक, तो ही डिस्कवर्स वो खोजता है या इक्तिशाफ करता है क्या, अ फुटप्रिंट एक कदम का निशान। कहाँ पर, ऑन द सैंड रेत पर या बालू पर। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। सो लेट्स फाइंड आउट, ये आपका एक जुमला है। उसके बाद व्हाट ही डिड देन, ये आपका दूसरा जुमला है। ओके, तो ये जो जुमला है ये इंपेरेटिव है, दूसरा ये आपका क्वेश्चन वाला है, लेकिन चूंकि इससे पहले एक जुमला आ गया है इसलिए हमने क्वेश्चन वाले को यहाँ पर लिखा, फिर हमने इस जुमले को सिंपल में बदल दिया है। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं। लेट्स का मतलब चलो, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना। तो लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं या चलो जानते हैं क्या, व्हाट ही डिड देन, कि उसने क्या किया। असल में था व्हाट डिड ही डू देन, लेकिन चूंकि सवालिया स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था, एनी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड उसके बाद सेंटेंस, तो यहाँ पर वही पैटर्न आ गया है। ठीक है, असल में लेट्स फाइंड आउट व्हाट डिड ही डू देन, उसने फिर क्या किया, लेकिन इसको हमने बदल दिया। ठीक, तो लेट्स फाइंड आउट, चलो पता लगाते हैं, व्हाट क्या किया, ही डिड देन उसने फिर। ओके, तो ये इसका तर्जुमा हुआ। अब कहानी शुरू होती है कि वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. I went up high to look down. I went the shore and down the shore. But it was no good. I could find no other footprint but that one. I went it to again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, toes, heel, every part of a foot. I could not imagine how it came there. तो ये पूरा पैराग्राफ है जिसका हम तर्जुमा करेंगे। तो शुरू होता है कि वन डे, एक दिन। अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है और ये इंसान यानी रॉबिन्सन साहब अपनी कहानी बता रहे हैं, इनकी किताब से एक कहानी ली गई है। तो वो कहानी बता रहे हैं कि एक दिन व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, जबकि मैं अपनी कश्ती की तरफ जा रहा था। जब आई वाज गोइंग, मैं जा रहा था, टुवर्ड्स माय बोट, अपनी कश्ती की तरफ जा रहा था। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरत में पड़ गया। आई वॉज सरप्राइज्ड, क्या करेंगे आप, मैं हैरत में पड़ गया। सरप्राइज का मतलब होता है हैरत में पड़ना या हैरत में डालना, ये आपका पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरत में डाल दिया गया था, यानी मैं हैरत में पड़ गया था। कब, टू सी द फुटप्रिंट, देख करके। यहाँ पर टू सी का मतलब मकसद नहीं है बल्कि कोई चीज करके। ठीक है, तो टू सी द फुटप्रिंट, कदम के निशान या कदम का निशान देख करके। और कदम का निशान या पैर का निशान किसका था, ऑफ अ मैन, एक आदमी का था। कहाँ पर, ऑन द सैंड, रेत पर। ओके, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं हैरत में पड़ गया था, टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड, रेत पर एक आदमी के पैर या कदम के निशान को देख कर। ओके, उसके बाद है आई स्टूड अमेज्ड, मैं अचंभे में था या मैं अचंभे में खड़ा हो गया। आई का मतलब मैं, स्टूड हम लोग इसको स्टूड पढ़ते हैं बट ये स्टूड है। ओके, जैसे बोलते हैं अंडरस्टूड या अंडरस्टूड, तो यहाँ पर वही है। आई स्टूड अमेज्ड, मैं अचंभे में या हैरत में खड़ा हो गया। आप कह सकते हैं मैं हैरत ज़दा हो गया भी कर सकते हैं। ठीक है, आई लिसेंड, मैंने ध्यान से सुना। यहाँ पर लिसन का मतलब होगा ध्यान से सुनना कोई चीज़, वो मीनिंग में है, अगरचे इस्तेमाल नहीं होता है, केयरफुली आता है ध्यान से सुनने के लिए, लेकिन यहाँ पर वही माना है। आई लुक्ड अराउंड मी,
मैंने अपने आस पास देखा, आई लुक्ड मैंने देखा, अराउंड मी अपने आस पास। ओके, फिर क्या हुआ, आई कुड नीदर हियर, हम लोग इसको बहुत सारे लोग, मैं खुद इसको नाइदर पढ़ता था, अभी भी पढ़ देता हूँ। इसकी वजह ये है कि हम सुनते आ रहे नाइदर नाइदर नाइदर, ये नाइदर नहीं है बल्कि नीदर है। ओके, सो आई कुड नीदर हियर, तो मैं ना तो सुन सकता था, नॉट सी एनीथिंग, और ना ही कुछ देख सकता था। ठीक है, आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ सकता था। आप इसको कह सकते हैं आई कुड नाइदर हियर, ना तो मैं कुछ सुन पा रहा था, नॉट सी एनीथिंग, और ना ही कुछ देख पा रहा था। तो नीदर और नॉट का इस्तेमाल ना ही के माने में करते हैं। ओके, ना तो और ना ही, नीदर ना तो नॉर ना ही। ओके, सो आई कुड नीदर हियर, ना तो मैं सुन पा रहा था, नॉट सी एनीथिंग, और ना ही कुछ देख पा रहा था। आप इसको कह सकते हैं कि ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही दिखाई दे रहा था। यहाँ पर एनीथिंग यानी आई कुड नॉट नीदर हियर एनीथिंग नॉट सी एनीथिंग, ये माना है। तो यहाँ पर आप इसको कई माने में ले सकते हैं कि मैं नहीं कुछ देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था। आप कह सकते हैं ना मैं तो सुन पा रहा था, ना ही कुछ देख पा रहा था। ओके, आप यहाँ पे कह सकते हैं आई कुड नॉट नीदर हियर, ना मैं सुन सका, नॉट सी एनीथिंग, ना ही देख सका। ये माना भी यहाँ पर निकल सकता है, बट रहा था का जो माना आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। ओके, ना तो मुझे कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था, मैं वहाँ पर खड़ा हो गया देखने के लिए, सुनने के लिए। राइट, उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट अप हायर, मैं और ऊपर गया, इसलिए टू लुक डाउन, नीचे देखने के लिए। ठीक है, मैंने ऊपर चढ़ा थोड़ा सा, और टू लुक डाउन नीचे देखने के लिए। ओके, आई वेंट अप द शोर, मैं दरिया के किनारे, शोर का मतलब जो दरिया का किनारा होता है, नहर के किनारे, उसको शोर बोलते हैं। तो आई वेंट अप द शोर, मैं नहर के किनारे या दरिया के किनारे या दरिया के साहिल पर गया। एंड डाउन द शोर यानी उसके ऊपर, वेंट अप द शोर यानी दरिया के ऊपरी हिस्से पर भी गया, ऊपरी हिस्से पर भी गया। एंड डाउन द शोर और निचले हिस्से पर भी गया। बट इट वॉज नो गुड, इट वॉज नो गुड अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा कि ये अच्छा नहीं था। बट इट वॉज नो गुड इसका लफ्जी तर्जुमा होगा लेकिन ये अच्छा नहीं था, यानी इसका मतलब होता है कि यानी कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ भी भला नहीं हुआ, या कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, बट इट वॉज नो गुड का मतलब होगा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इस तरह इस्तेमाल होता है। ओके, उसके बाद आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डेट वन। सो आई कुड फाइंड मैं पा सकता था, नो अदर फुटप्रिंट कोई दूसरा कदम का निशान नहीं, बट डेट वन सिर्फ वही, लेकिन सिर्फ वो, यानी आई कुड नॉट फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट डेट वन। यहाँ पर ताकीद पैदा की गई है इस जुमले में, ठीक है, कि मुझे सिर्फ वही या मैं सिर्फ वही कदम का निशान पा सका। ठीक है, फुटप्रिंट कदम का निशान, लेकिन बेहतर है कदमों के निशान कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर यहाँ पर प्रिंट्स नहीं है तो अगर हम इसको प्लूरल इस्तेमाल करें इसका लिहाज ना करते हुए बल्कि सियाक का लिहाज करते हुए तो अच्छा होगा। इसकी वजह ये कि एक ही निशान नहीं रहा होगा, कोई वहाँ से गुजरा है तो यहाँ पे भी रहा होगा, यहाँ पे भी रहा होगा। ओके, और बोलने में भी दुश्वारी हो रही है उर्दू में, तो आप कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ वही एक, चूंकि यहाँ पर एक आ गया है तो इस माने भी हम ले ले, कोई मसला नहीं है, एक यहाँ पर से कर दिया, एक ही कदम यानी सिर्फ वही। यहाँ पर वन का मतलब एक तो होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि वही निशान जो मैंने देखा था, यहाँ पर ये माना है। ओके, तो आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, कि मुझे सिर्फ वही एक कदम का निशान, मैं सिर्फ वही एक कदम का निशान पा सका। ठीक है, और आप इसको अगर जमा के तौर पर लाना चाहते हो तो आप कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ वही कदमों के निशान दिखाई दे रहे थे, सिर्फ वही जो मैंने देखा था, ये माना है। ओके, तो मैं नहीं पा सकता था सिर्फ वही कदम का निशान, यानी मुझे सिर्फ वही कदम के निशान दिखाई दे रहे थे, वही एक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आई वेंट टू इट अगेन, आई वेंट इट मैं इसके पास गया, अगेन दोबारा, टू सी देखने के लिए।
इफ देयर वर मेनी एनी मोर फुटप्रिंट्स, इफ का मतलब यहाँ पर अगर होता है लफ्जी तौर पर, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा आया या कि, ये देखने के लिए कि क्या। इफ का मतलब होगा यहाँ पर कि क्या। ओके, बोलते हैं ना मैं वहाँ पर देखने के लिए गया कि क्या वो वहाँ पर है कि नहीं, यहाँ पर ये माना अदा करने के लिए इफ का इस्तेमाल हुआ। इफ का मतलब होता है अगर, लेकिन यहाँ पर क्या मतलब होगा, ये है कि। तो आई वेंट टू इट अगेन टू सी, मैं दोबारा देखने के लिए गया। इफ ये है कि देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पर मज़ीद कदमों के निशानात हैं। और ये जो बात है ये इनडायरेक्ट स्पीच में कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर वर आया हुआ है। असल में इफ़ देयर आर एनी अदर फुटप्रिंट्स होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश का जो रूल है उसके अतबार से सही है। तो मैं वहाँ देखने के लिए, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है, ये अपनी ताबीर है, बट उर्दू में हम कहेंगे मैं वहाँ पर देखने के लिए गया कि क्या और कदमों के निशानात हैं कि नहीं। हम उर्दू में यही बोलते हैं ना, कदमों के निशानात हैं कि नहीं। मैं ये देखने के लिए गया, मैं ये देखने के लिए गया कि मेरा भाई क्लासरूम में है कि नहीं। ठीक है, आप इस तरह भी उर्दू में बोलते हैं, इस तरह भी बोलते हैं कि मैं देखने गया था कि मेरा भाई क्लास में था कि नहीं, ये भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो उर्दू में आप दोनों बोल लेते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी की अपनी ताबीर है। तो बेहतर है कि इसको आप पास्ट में करें और इसका तर्जुमा आप प्रेजेंट में करें। ओके, तो आई वेंट इट टू अगेन, मैं इसके पास या यहाँ दोबारा गया, टू सी देखने के लिए, इफ़ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, कि क्या वहाँ पर और भी कदम के निशानात हैं। और एंड आई मतलब यहाँ पर अगेन टू सी हो गया, एंड टू टेल, और ये कहने के लिए, ये बताने के लिए वहाँ पर गया क्या, इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कि ये मेरा एक ख्याल था, एक तस्वुर था। ठीक है, यानी कि ये हकीकत में ये चीज़ थी, या कि मैं ये सिर्फ मेरे जहन में ये चीज़ है कि हाँ ये जो कदमों के निशानात हैं, यहाँ कोई है कि नहीं है, जो कुछ वो सोच रहा था। ठीक है, तो वो ये देखने के लिए वहाँ पर गया कि देख सके कि क्या और भी कदमों के निशानात हैं, और ये बतलाने के लिए कि क्या ये उसका सिर्फ ख्याल था। इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, कि क्या ये सिर्फ मेरा ख्याल था या हकीकत में यहाँ पर कदमों के निशानात हैं, क्योंकि वो सोच रहा था कि एक है तो और भी होंगे, ये माना यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर इफ़ का मतलब अगर नहीं होगा, बल्कि आया ये कि, ये माने भी हम इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, अभी से जहन में बिठा लें। इफ़ का मतलब सिर्फ अगर नहीं होता है, शर्तिया जुमले में होगा, बट यहाँ पर अगर नहीं होगा, बल्कि ये जानने के लिए कि आया कि ये चीज़ है कि नहीं, ये माना होता है। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन। बट का मतलब अगर, आई का मतलब मैं, वाज का मतलब था, थी, थे, मिस्टेक का मतलब है गलती करना। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, ये आपका पैसिव वॉइस इस्तेमाल हुआ है, और एक ताबीर है, इसका मतलब होगा कि मिस्टेक फॉर समथिंग का मतलब होता है गलती से कोई चीज़ और समझ लेना, कोई चीज़ और है आप उसको कुछ और समझ लें, तो उसको भी हम बतलाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, जैसे आप कहते हैं आई मिस टुक यू माई ब्रदर, कि मैंने गलती से आपको अपना भाई समझ लिया। तो यहाँ पर वही है, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत कुछ नहीं समझा था। या यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मेरी गलती नहीं थी। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा लेकिन मैं गलत नहीं समझाया गया था। तो यहाँ पर कोई माना नहीं है। तो ये एक ताबीर है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, गलती से कोई चीज़ थी उसको आप कुछ और समझ लें। तो यहाँ पर वही है कि मैं गलत नहीं था, मैंने गलती से कुछ और नहीं समझा था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट। फॉर क्योंकि, फॉर का मतलब लिए भी होता है, लेकिन इसका मतलब क्योंकि भी होता है। ओके, तो फॉर क्योंकि देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि हकीकत में वहाँ पर एक कदम का, एक पैर का निशान था। ओके, तो इसलिए मैं गलत नहीं समझा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हकीकत में एग्जैक्टली का मतलब, एग्जैक्टली माने हू बहू, लेकिन यानी हकीकत में भी आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। क्या था? कदम का निशान था। टॉयज यानी अंगूठे थे, हील एड़ी थी, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, और पैर के जो हिस्से होते हैं वो सारे थे। एवरी पार्ट सारा हिस्सा ऑफ अ फुट पैर का। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पर हू बहू या हकीकत में पैर का या कदम का निशान था, पैर
यानी कदम के निशान में क्या होता है, जैसे अंगूठे होते हैं, इसी तरह से एड़ी होती है और पैर के जो भी हिस्से होते हैं सबके निशानात वहाँ पर छपे हुए थे। तो यहाँ पर प्रिंट ऑफ अ फूट, इसकी तशरीह के लिए इसका ये इस्तेमाल किया गया। ओके, यानी फूट के निशानात में क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें थी। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हो सकता है जब आपने पढ़ा हो तो ये समझ में ना आया हो ये क्या है। तो ये तशरीह ही है, यानी कदमों के निशानात में क्या क्या थे, यानी सारी चीज़ें थी जो पैर में होती हैं। ओके, उसके बाद आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। आई कुड नॉट इमेजिन कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था, ये हो रहा है। आई कुड नॉट इमेजिन, इमेजिन हम लोग इसको अमेजिन पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको अमेजन पढ़ देते हैं, बट ये अमेजिन, अमेजिन। ओके, बट आई कुड नॉट इमेजिन, लेकिन मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर मैंने तर्जुमा किया कर पा रहा था। ओके, तो यहाँ पर कुड का मतलब सेकंड फॉर्म कैन की सकना, सका का माना, लेकिन मैंने वहाँ पर पढ़ाया था कि इसके बहुत सारे माने होते हैं, सकता था, सका था, पाया था, दिखाई दे रहा था, इस तरह का माना। तो यहाँ पर पा रहा था का माना भी आप कर देंगे। आई कुड नॉट इमेजिन, कि मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा था, मैं सोच नहीं पा रहा था। हाउ इट केम देयर, कि ये कैसे यहाँ पर आया, यानी ये निशान कैसे यहाँ पर आया। यहाँ पर हाउ डिड इट कम हियर देयर था, लेकिन चूंकि इससे पहले जुमला आ चुका है इसलिए हमने इसको चेंज कर दिया। ओके, तो आई कुड नॉट इमेजिन, कि मैं ख्याल नहीं कर पा रहा था, मैं तसव्वुर नहीं कर पा रहा था। हाउ इट केम देयर, क्या कि ये यहाँ पर कैसे आया, ये निशान यहाँ पर कैसे आया। तो गाइस, तो ये पैराग्राफ था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ, जिसमें है I stayed long time thinking, but became more and more confused. At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. Okay, इतना करते हैं पहले। तो यहाँ पर I stayed long time, स्टे का मतलब होता रुकना, ठहरना, लॉन्ग टाइम का मतलब काफ़ी देर तक, थिंकिंग ये मतलब सोचना। तो आई स्टेड लॉन्ग टाइम, कि मैं काफ़ी देर तक ठहरा। थिंकिंग यहाँ पर सोचने के, यानी सोचते हुए, यानी मैं सोचने की हालत में था वहाँ पर, मैंने काफ़ी देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और वहाँ पर सोचा। यहाँ पर यह माना थिंकिंग। ओके, तो आई स्टेड लॉन्ग टाइम, कि मैं काफ़ी देर तक ठहरा, थिंकिंग सोचते हुए, यानी काफ़ी देर तक वहाँ पर सोच रहा था खड़े होकर के, ये माना है। ओके, यानी मैं वहाँ पर ठहरा काफ़ी देर तक, यह हालत है सोचते हुए। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं, मोर एंड मोर का मतलब बहुत ही ज्यादा, कंफ्यूज का मतलब पशुपेश में, घबराने के माने में। बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया या पशुपेश में पड़ गया। बट बिकेम, लेकिन हो गया, मोर एंड मोर बहुत ज्यादा कन्फ्यूज, घबराना या पशुपेश में, यानी मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया, यहाँ पर यह माना है। ओके, एट लास्ट, आखिरकार, आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, आई रिटर्न होम, मैं घर वापस हुआ, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। वेरी फ्राइटेंड ये सिफत बयान कर रहे हैं, यानी सिफत नहीं एडवर्ब है, किस हालत में लौटा, यानी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सो आई रिटर्न होम, मैं घर लौटा, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। ठीक है, यहाँ पर इस एडवर्ब है ये। और किस हालत में, लुकिंग बिहाइंड मी, अपने पीछे देखते हुए, आफ्टर एवरी 2 और 3 स्टेप्स, हर 2 या 3 कदम के बाद, यानी 2 कदम चलता या 3 कदम, फिर मैं पीछे देखता। इस हालत में मैं डरा हुआ था और हर एक यानी दूसरे या तीसरे कदम पर अपने आप यानी खुद के पीछे देखते हुए मैं घर जो है लौटा। और किस हालत में लौटा, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री, यानी हर झाड़ी और हर पेड़ को, बुश का मतलब झाड़ी को गलत समझते हुए, टू बी अ मैन, एक आदमी। यानी कि यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जब मैं वापस जा रहा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये झाड़ी ये आदमी है, ये जो पेड़ है ये आदमी है। तो जब इंसान डरा हुआ होता है तो हालत हकीकत में ऐसा होता है कि हर जो कोई भी चीज़ हो उसे वही चीज़ नज़र आती है जिसके बारे में सोच रहा होता है। अगर वो मान लीजिए किसी कुत्ते के बारे में सोच रहा होता है तो कुछ भी दिखाई देगा तो उसे कुत्ता ही नजर आएगा। तो यहाँ पर वही सिचुएशन बयान कर रहा है कि मुझे ऐसा लगता था कि हर झाड़ी या हर पेड़ क्या था, एक आदमी था। इस हालत में ये सोचते हुए मैं
घर वापस लौटा। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये सारी चीजें, असल जुमला आई रिटर्न होम, मैं घर वापस हुआ, ये बस एक जुमला है। बाकी ये सारी चीजें उसकी सिफत को बयान कर रही है, उसकी हालत को, किस हालत में वो घर लौटा। तो मैं घर लौटा इस हाल में कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था, और इसी तरह से मैं हर तीसरे या दूसरे कदम, यानी 2 या 3 कदम चलने के बाद मैं अपने आप के पीछे मुड़कर खुद को देखता, यानी पीछे मुड़कर देखता, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता था कि हर झाड़ी या हर जो पेड़ है वो आदमी हो। तो इस हालत में वो घर लौटा। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है when I came to my cave which I called my castle, I ran inside it as if I was being chased. I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock which I called the door. I ran for cover faster than any animal could run. Okay? आगे क्या हुआ, when I came to my cave, जब मैं अपने गुफा में आया, केव का मतलब गुफा होता है, गार। तो when I came to my cave, जब मैं अपने गार में आया, which I called my castle, जिसको मैं कहता था, which I called, जिसको मैं कहता था my castle, मेरा किला, कैसल कौसल, और ब्रिटिश में यानी अमेरिकन इसको कैसल पढ़ते हैं, बट ब्रिटिश वाले इसको कौसल पढ़ते हैं, कौसल कौसल। ओके, तो मैं उस गुफा में, उस गार में आया जिसे मैं अपना क्या समझता था, अपना किला कहता था, यानी समझता था आप कह सकते, या मानता था आप कह सकते। ओके, आई रन इनसाइड इट, मैं इसके अंदर दौड़ा, यानी इसके अंदर दौड़कर घुसा। ठीक है, आई रन इनसाइड इट, मैं दौड़कर इसमें घुस गया, ये माना है। एज इफ, ऐसा लग रहा हो, एज इफ का मतलब गोया की, एज इफ का मतलब दोनों इस्तेमाल होता है, गोया की। आई वॉज बींग चेस्ड, मेरा पीछा किया जा रहा है। आई वॉज बींग चेस्ड, ये आपका कंटिन्यूअस है, पैसिव वॉइस है। आई वॉज बींग चेस्ड, मेरा पीछा किया जा रहा है। ओके, तो आई रन सैनिटाइड इट, मैं इसके अंदर तेजी से घुसा। एज इफ, गोया की, आई वॉज बींग चेस्ड, मेरा पीछा किया जा रहा था। ओके, तो क्या माना हुआ कि जब मैं अपने गुफा में, अपने गार में, जिसको मैं अपना किला कहता था या मानता था, वहां पर आया, तो मैं जल्दी से दौड़ते हुए उसके अंदर चला गया। ऐसा लग रहा था गोया कि मेरा पीछा किया जा रहा हो या पीछा किया जा रहा था। तो उर्दू में दोनों ताबीर इस्तेमाल कर सकते हैं, अंग्रेजी में एक ही ताबीर होगी, वो है पास्ट। आप यहाँ पर प्रेजेंट में भी कह सकते हैं। ओके, आई डू नॉट रिमेंबर, अगर आप इसका लफ्जी तर्जुमा करें, रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, तो कहेंगे मैं याद नहीं करता हूं। लेकिन अच्छे अंदाज में इसको हम कैसे कहेंगे, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, ये माना होगा। मैं याद नहीं करता हूं, यहाँ पर ये कोई सेंस नहीं है। तो आई डू नॉट रिमेंबर लफ्जी तर्जुमा यही होगा कि मैं याद नहीं करता हूं। लेकिन उर्दू में कैसे बोलते हैं हम, आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है। आई डिड नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं था, ये भी आप तर्जुमा करेंगे। ओके, वेदर, ये कि आई यूज द लेडर, कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया, और वेंट इन, या मैं इसके अंदर गया, कैसे, बाय द होल, सुराख के जरिए, इन द रॉक, चट्टान में, यानी चट्टान में सुराख होते हैं, के सुराख के जरिए गया या सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो आई डो नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेदर की, यहाँ पर वेदर का मतलब की होगा। आई यूज द लेडर, कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया, और वेंट इन, या मैं अंदर गया, बाय द होल, सुराख के जरिए, इन द रॉक, चट्टान में या पत्थरों में जो सुराख था उसके जरिए गया, मैंने सीढ़ी इस्तेमाल की। विच आई कॉल द डोर, जिसको मैं क्या कहता हूँ, या जिसको मैं कहता था क्या, दरवाजा, यानी पत्थरों के अंदर जो सुराख था, ये उसके माने में लिया, यानी जिस सुराख को मैं क्या कहता था, दरवाजा कहता था या मानता था। ओके, तो जिस सुराख, पत्थर में जो सुराख थे, उनको जिनको मैं दरवाजा मानता था, आया मैं उनके जरिए घुसा या सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए, यहाँ पर ये माना इस्तेमाल हुआ है। ओके, आई रन फॉर कवर, मैं दौड़ा कवर के लिए। कवर का मतलब होता है ढकना, लेकिन यहाँ पर मतलब पनाह के माने में आप ले सकते हैं। ओके, आई रन फॉर कवर, मैं पनाह के लिए दौड़ा या छुपने के लिए दौड़ा भी आप कर सकते हैं। पनाह लेना तो इंसान छुपता ही है, तो आई रन फॉर कवर, मैं कवर के लिए या पनाह लेने के लिए या छुपने के लिए, अपने आप को ढांकने के लिए दौड़ा। फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कहीं ज्यादा तेज
देन यानी मुकाबले में एनी एनिमल किसी भी जानवर के कुड रन जो दौड़ सकता था. सो एनी एनिमल कुड रन यानी कोई भी जानवर दौड़ सकता था उसके बिलमुकाबिल कहीं ज़्यादा तेज़. यानी कि जितना तेज़ कोई जानवर दौड़ता है ना उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी के साथ, यहाँ पर ये माना फास्टर कहीं ज़्यादा तेज़ देन एनी एनिमल कुड रन बिलमुकाबिल या बिमुकाबले किसी भी जानवर के तेज यानी कोई भी जानवर तेज दौड़ सकता था. एनी एनिमल कुड रन का मतलब कोई भी जानवर तेज दौड़ सकता था यानी किसी भी जानवर के तेज दौड़ने के बिलमुकाबिल, ठीक है, मैं कहीं और तेजी के साथ दौड़ा. ओके, यहाँ पर ये माना है. तो उम्मीद करता हूँ अब आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, आगे चलते हैं. आगे क्या हुआ? आई डिड नॉट स्लीप डेट नाइट. द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन the more afraid I became. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to sea in a small boat. Okay? तो आगे क्या हुआ? I did not sleep that night कि मैं उस रात नहीं सोया. आसान सा जुमला है. I did not sleep, मैं नहीं सोया. That night, उस रात. The more I thought about what I had seen कि the more I thought जितना ज़्यादा मैंने सोचा, द मोर जितना ज़्यादा आई थॉट मैंने सोचा या सोचता था. तो द मोर आई थॉट जितना ज़्यादा मैंने सोचा या मैं सोचता था. अबाउट बारे में, व्हाट आई हैड सीन जो कुछ मैंने देखा था. व्हाट आई हैड सीन यहाँ पर व्हाट ये रिलेटिव प्रोनाउन है. व्हाट आई हैड सीन जो मैंने देखा था उसके बारे में मैंने जितना ज़्यादा सोचा, द मोर अफ्रेड आई बिकेम उतना ही ज़्यादा मैं डरा. बिकेम अफ्रेड का मतलब होता है डरना. ओके, सो द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन कि जितना ज़्यादा मैंने देखा था, द मोर अफ्रेड आई बिकेम उतना ही ज़्यादा मैं डरा. यहाँ पर ये माना है. द मोर उतना ही ज़्यादा अफ्रेड डरा आई बिकेम हुआ यानी मैं उतना ज़्यादा डरा हुआ यानी उतना ही ज़्यादा मैं डरा. तो जितना ज़्यादा मैंने सोचा या सोचता था उतना ही ज़्यादा मैं डरता था, लेकिन सोचा उतना ही ज़्यादा डरा ये ज़्यादा अच्छा होगा. ओके, आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड. आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी कि ये हो सकता था, वन ऑफ द सेवेजेस एक दरिंदा, वन ऑफ द सेवेजेस दरिंदों में से एक. कहा के दरिंदे? ऑफ द मेनलैंड खुश्की. मेनलैंड का मतलब होगा खुश्की का हिस्सा यानी खुश्की में जो पाए जाने वाले दरिंदे हैं. सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड खुश्की में पाए जाने वाले दरिंदे उनमें से एक यानी कोई दरिंदा. वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड का लफ्जी तर्जुमा होगा कि खुश्की पर पाए जाने वाले जानवरों दरिंदों में से एक यानी खुश्की के दरिंदों में से एक या खुश्की में पाए जाने वालों में से कोई दरिंदा. दरिंदों में से एक कहने के बजाय कोई दरिंदा. ठीक है, कुड भी हो सकता था. यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन अगर आप इसको उर्दू में करेंगे तो हो सकता है बोलेंगे. जैसे मैंने सोचा कि हो सकता है कोई दरिंदा हो, उर्दू में हम यही बोलते हैं ना. फिर मैंने सोचा यार वो वहाँ पर होगा या हो सकता है कि वहाँ पर हो. तो यहाँ पर वही आप पैटर्न लाएंगे उर्दू वाला. तो आई थॉट मैंने सोचा, इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेनलैंड कि ये कोई यानी खुश्की में पाए जाने वाले दरिंदों में से कोई एक होगा, कोई दरिंदा होगा जो खुश्की में पाए जाते हैं. हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी. जो होगा मतलब जो हैड वंडर आउट का मतलब होगा बाहर आना ऐसे ही बिना किसी मकसद के यानी घूमना फिरना, कोई मकसद ना हो. ओके, टू द सी समंदर, जो कि समंदर ऐसे ही आ गया था. इन अ स्मॉल बोट छोटी सी कश्ती में. तो यहाँ पर हु हैड वंडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट ये सिफत है किसकी? वन ऑफ द सेवेजेस की यानी जिसके बारे में जो हो सकता था. तो मैंने सोचा कि कोई दरिंदा होगा खुश्की पर पाए जाने वाला जो ऐसे ही आ गया होगा घूमते फिरते समंदर की तरफ किसी जो है छोटी सी कश्ती में बैठ करके, यानी कोई कश्ती आ रही होगी उसमें बैठ गया होगा और ऐसे ही आ गया होगा कहाँ पर? समंदर में. ओके गाइस, तो यहाँ पर ये इसका तर्जुमा हुआ. हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ और हमारा अगला जो पैराग्राफ है वो है Luckily I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island.
and would soon return with others to kill and eat me. ओके, तो यहाँ पर वो सोच रहा है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ इंसान। तो लकली यानी खुश किस्मती की बात ये है, यहाँ पर गच्चे बहुत शॉर्ट है, लकली ही है यानी खुश किस्मती से आप कहते हैं, लेकिन हम आमतौर पर उर्दू में कैसे बोलते हैं, खुश किस्मती की बात ये है, या ये मेरी खुश किस्मती थी। गच्चे इस तरह का नहीं है, आप कह सकते हैं ये मेरे लिए खुश किस्मती की बात थी, या खुश किस्मती से भी आप कर सकते हैं। ओके, तो लकली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, लेकिन मेरी खुशकिस्मती ये थी, या खुशकिस्मती से, या मेरी किस्मत थी कि आई वॉज नॉट ऑन शोर, कि मैं साहिल पर नहीं था, एट दैट टाइम उस वक्त, एट दैट टाइम उस वक्त। ओके, तो ये मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं उस वक्त साहिल पर नहीं था, या किनारे पर नहीं था, या नहर के किनारे नहीं था। बट लेकिन व्हाट इफ, कि क्या होगा, व्हाट का मतलब क्या होगा, व्हाट का मतलब असल में क्या होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, इफ ही हैड सीन माई बोट, अगर यहाँ पर ये जुमला है ये आपका पास्ट में, ये क्या होता, इफ ही हैड सीन माई बोट, अगर उसने मेरे कश्ती देख ली होती। ओके, तो मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैं वहाँ पर उस वक्त किनारे पर नहीं था, लेकिन क्या होगा भी आप कर सकते हैं, या क्या होता अगर उसने मेरी कश्ती को देख लिया होता। इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने इफ ही हैड सीन द बोट, ये आपका जुमला है, कंडीशनल वाला शर्तिया जुमला है। इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने कश्ती को देख लिया होता, ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसे एहसास हो गया होता। ये जो जुमला है मैंने आपको बताया था, कंडीशनल 4 तरह के होते हैं, जिसमें से एक ये है कि हम पहले वाले को पास्ट परफेक्ट में लाते हैं, उसके बाद वुड हैव के साथ लाते हैं, और इसका इस्तेमाल माजी में कोई यानी ऐसा होता तो ऐसा होता, ये काम बताने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वही आया हुआ है, इफ ही हैड सीन द बोट, अगर उसने कश्ती देख ली होती, या उसने कश्ती को देख लिया होता, अगर आप को लगा देंगे तो देख लिया हो जाएगा, ठीक है। ही वुड हैव रियलाइज्ड, तो उसे एहसास हो गया होता, उसे मालूम पड़ जाता, दैट कि समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड, कि कोई इंसान जो है जजीरे या टीपू पर रह रहा है। डेट समवन लिव्ड, की इसका लफ्जी तर्जुमा होगा कि समवन लिव्ड, कोई रहता था, ऑन द आइलैंड, जजीरे पर, तो लफ्जी तर्जुमा होगा उसे एहसास हो गया होता कि कोई आदमी जजीरे पर रह रहा था। लेकिन ये आपकी अंग्रेजी की ताबीर है, उर्दू में हम कैसे बोलेंगे, उसे एहसास हो जाता कि कोई आदमी रह रहा है, कहाँ पर, जजीरे पर, खुशकी पर। ओके, इसको आईलैंड पढ़ेंगे, आईलैंड, अब इसको आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका भी तर्जुमा हम किस में करेंगे, गर्चे पास्ट में, लेकिन इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट में करेंगे उर्दू में। ओके, तो उसे एहसास हो जाता या हो गया होता कि कोई आदमी है जो खुशकी पर या जजीरे में रह रहा है। एंड वुड सून रिटर्न, और वो जल्द ही वापस आता, यहाँ पर वुड है यहाँ पे ओके, एंड वुड सून रिटर्न इसी से जुड़ा हुआ है। ओके, और वो आ जाता वापस, किससे, विद अदर्स, दूसरों के साथ, किस लिए, टू किल, मारने के लिए, एंड ईट, और खाने के लिए, मी, मुझे। ओके, तो वो वापस आ जाता मुझे मार कर खाने के लिए, किल एंड ईट मी, लफ्जी तर्जुमा होगा मारने के लिए और खाने के लिए। लेकिन हमने आपको जो स्ट्रक्चर बताया है वो क्या बताया कि जो पहले काम हम करते हैं उसको, और उसके बाद वाले को, यानी घर जाकर कोई काम करना, तो मार कर खाना, पहले मारेगा फिर खाएगा। तो यहाँ पर मारने के लिए और फिर खाने के लिए कहने के बजाय अगर हम कहें मार कर खाने के लिए, वो दोबारा वापस आता दूसरों के साथ, तो ज़्यादा अच्छा तर्जुमा होगा इसका। ओके, तो यहाँ पर ये इसका तर्जुमा हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पैराग्राफ आपके समझ में आ गया होगा। अगला पैराग्राफ है, एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, इन डूइंग सो I was much comforted and began going out to investigate, but even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. Okay? आगे हुआ and so, और लिहाजा, and so का मतलब होगा और लिहाजा, यानी लिहाजा, और कहने की जरूरत नहीं है। I lay fearful, ले का मतलब होता है पड़े रहना, तो आई ले फेयरफुल का मतलब मैं डर में पड़ा रहा, मैं फेयरफुल का मतलब डरपोक या डर से भरा हुआ,
अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो बोलेंगे आई ले फेयरफुल कि मैं डर से भरा हुआ पड़ा हूँ या पढ़ता हूँ, लेकिन आई ले फेयरफुल का तर्जुमा कर देंगे मैं डरा हुआ था फॉर, या डरा हुआ हूँ नहीं करेंगे, डरा हुआ था फॉर मेनी डेज काफ़ी दिनों तक, फॉर मेनी डेज काफ़ी दिनों तक। ओके, सो आई ले फेयरफुल फॉर मेनी डेज कि मैं काफ़ी दिनों तक डरा हुआ था या डर में था। ओके, एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, प्रे का मतलब दुआ करना, फॉर का मतलब लिए, प्रोटेक्शन का मतलब हिफाजत। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए दुआ करता रहा। आप इसको खर्च, यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा जुमला नहीं है, लेकिन करता रहा भी आप कर दें। काफ़ी दिनों तक डर में था और जो है प्रोटेक्शन हिफाजत की दुआ करता रहा, या काफ़ी दिनों तक दुआ की भी आप कर सकते हैं, करता रहा भी आप कर सकते हैं, या दुआ की। ओके, इन डूइंग सो, ऐसा करके, इन का मतलब में, डूइंग का मतलब करना, सो का मतलब ऐसा। सो इन डूइंग सो अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो इसका मतलब होगा ऐसा करने में। इन डूइंग सो, ऐसा करने में। आई वॉज मच कम्फर्टेड कि मैं काफ़ी इत्मीनान में था। तो ऐसा करने में मैं काफ़ी इत्मीनान में था, अगर इसके वजह आप कहें इन डूइंग सो, ऐसा करके, आई वॉज मच कम्फर्टेड कि मैं काफ़ी ज़्यादा, मच का मतलब काफ़ी ज़्यादा, कम्फर्टेड मुतमईन था यानी इत्मीनान में था या सुकून में था। ओके, एंड बिगेन गोइंग आउट, और मैंने शुरू कर दिया गोइंग आउट, बाहर जाना, किस लिए? टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। ओके, सो इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड, और ऐसा करने में या ऐसा करके मैं काफ़ी सुकून में था। एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने शुरू कर दिया जाना या मैं जाने लगा बाहर, टू इन्वेस्टिगेट, पता लगाने के लिए। एंड बिगेन आउट टू इन्वेस्टिगेट, और मैं जाने लगा बाहर पता लगाने के लिए। ओके, बट इवन नाउ, लेकिन अब भी, बट का मतलब लेकिन, इवन मतलब भी, नाउ मतलब अब। सो बट इवन नाउ, लेकिन अब भी, एज आई वेंट फॉरवर्ड, जो ही मैं बाहर जाता। ओके, जो ही मैं बाहर जाता, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, तो मैं देखता बिहाइंड मी, अपने पीछे, फ्रीक्वेंटली, बार बार। तो यहाँ पर आई लुक्ड, मैंने देखा नहीं करेंगे, ठीक है, जब भी मैं बाहर जाता, क्योंकि यहाँ पर काम मुसलसल कर रहा था ना, एक ही दिन काम नहीं कर रहा था वो, मतलब वो इंस्टिगेट में लग गया, वो पड़ताल में लग गया। तो जब भी जाता वो बाहर, जब भी जाता तो पीछे देखता बार बार। क्यों? बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अब भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बिकॉज, क्योंकि आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, स्टिल का मतलब अब भी, वेरी का मतलब बहुत, फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अब भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। ओके गाइस, आगे चलते हैं। हाउ एवर, एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. Okay, आगे क्या हुआ? However, खैर। ओके, however, ताहम, यानी खैर के बारे में हम ले लेते हैं। As I went about for 2 or 3 days, जैसा कि मैं तकरीबन 2 या 3 दिनों के लिए गया। एज, जैसा कि, आई वेंट, में गया। अबाउट मतलब के बारे में नहीं होगा, बल्कि तकरीबन। अबाउट का मतलब तकरीबन भी होता है। ओके, अबाउट 2 people, तकरीबन 2 लोग। फॉर 2 or 3 days, 2 से 3 दिनों तक। यहाँ पर 2 या 3 दिनों के बजाय अगर आप कह दें 2 से 3 दिनों तक तो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं 2 से 3 दिनों तक गया, या 2 या 3 दिनों तक गया, ये भी ठीक है। ओके, एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा। यहाँ पर सी का मतलब देखना, आप यहाँ पर कह सकते कुछ नहीं पाया भी। गरचे सी का मतलब देखना होता है, पाने के माने में इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कैन यू सी दैट थिंग, क्या तुम वो चीज़ देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखना का माना ना करके पाना की भी कर सकते हैं, देखना भी सही, कोई मसला नहीं है। एंड सॉ नथिंग, और कुछ नहीं देखा या कुछ नहीं पाया। आई बिकेम, मैं हो गया, अ लिटिल बोल्डर, थोड़ा सा बहादुर। बोल्डर का मतलब होगा, मतलब किसी चीज़ से जो ना डरे उसको बोलते हैं, यानी कि हिम्मत आ जाए जिसके अंदर, ठीक है। बाहिम्मती आप कह सकते हैं, या बहादुर भी आप कर सकते हैं। ओके,
तो आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर कि मैं थोड़ा सा और हिम्मती हो गया, या मेरे अंदर मजीद हिम्मत आ गई, लफ्ज से हट करके मेरे अंदर मजीद हिम्मत आ गई। ओके, सो एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा 2-3 दिनों तक जाने के बाद। आई बिकेम अ लिटिल बोल्डर कि मैं थोड़ा सा और बाहिम्मती हो गया, या मेरे अंदर थोड़ी सी और हिम्मत आ गई। आई डिसाइडेड टू गो डाउन, मैंने फैसला किया, आई डिसाइडेड मैंने फैसला किया किसका, टू गो डाउन नीचे जाने का। कहाँ पर, टू शोर साहिल पर, अगेन दोबारा। सो मैंने दोबारा साहिल पर नीचे जाने का फैसला किया। यहाँ पर आप सोचना भी कर सकते, फैसला करने के बजाय सोचना भी कर सकते हैं, नहीं ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। और किस लिए, किस चीज का फैसला किया, यानी जाने के लिए। एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट, और जांचने के लिए, एग्जामिन का मतलब होता है जांचना, इम्तिहान लेना। तो यहाँ पर इम्तिहान लेने का मतलब नहीं होगा, जांचने के लिए क्या, फुटप्रिंट कदम के निशान को, या कदमों के निशान को, या कदम के निशान को, दोनों ठीक है। वंस मोर एक बार फिर से, या एक बार और। वंस का मतलब एक बार, मोर का मतलब ज्यादा, यानी वंस मोर एक बार और, या एक बार फिर से, ठीक। तो मैंने फैसला किया कि मैंने दोबारा साहिल पर नीचे जाने का फैसला किया, और फैसला किया कि मैं एक बार और जो है कदम के निशान को जांचूं, उसको देखूं, ठीक है। आई डिसाइडेड टू मेजर, इसको आप मेजर पढ़ेंगे, मीजर नहीं पढ़ेंगे, मेजर। आई डिसाइडेड टू मेजर इट, मैंने फैसला किया इसे नापने का, इसे मापने का। विद माई ओन फुटमार्क, अपने कदमों के निशान के साथ। विद माई ओन फुटमार्क, फुटमार्क मतलब पैर के निशान, कदमों के निशान। तो मैंने फैसला किया नापने का अपने कदमों के निशान के साथ, ठीक है। मैं उसको नापूंगा, अपने कदम वहां पर रखूंगा, और फिर मैं सोचूंगा कि क्या है, ठीक। तो ये पैराग्राफ हुआ, उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे ये हुआ कि as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. Okay? आगे ये हुआ कि as I came closer, कि क्लोजर भी पढ़ते, क्लोजर, ओके, लाइक दैट। एज आई केम क्लोजर, कि जैसे ही मैं करीब तरीन आया, या मजीद करीब हुआ, टू द फुटप्रिंट, कदमों के या कदम के निशान के पास। सो एज आई केम, जैसा कि मैं आया, क्लोजर बहुत करीब, टू द फुटप्रिंट, कदम के निशान के पास, यानी कि जब मैं कदम या कदमों के निशान के थोड़ा और करीब हुआ, क्लोजर का मतलब थोड़ा और करीब कर दे आप, या मजीद करीब हुआ, ठीक है। यहाँ पर ई आर के साथ आया हुआ है, यानी थोड़ा के, यानी इसमें इजाफा करेंगे, ठीक है, पहले के मुकाबिल ज़्यादा। सो एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, कि जब मैं कदम के निशान से थोड़ा करीब हुआ, या थोड़ा और करीब हुआ, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, या मुझे लगा। आई रियलाइज का मतलब होगा मैंने एहसास किया, लेकिन आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं मुझे लगा, ठीक है। दैट कि इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, कि ये मेरा या मेरे पैर का निशान नहीं हो सकता था। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हो सकता था, लेकिन माना क्या निकल कर आ रहा उर्दू में, कि मुझे लगा कि ये मेरे कदमों के निशानात नहीं हो सकते हैं। और आप इसका तर्जुमा इंग्लिश उर्दू में कर सकते हैं, से करेंगे, हम उर्दू में ऐसे ही बोलते हैं, ओके। अब आगे कह रहा क्यों, बिकॉज, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, कि मैं इस हिस्से में नहीं आया था, या नहीं आया, आ चुका था, लेकिन उर्दू में होगा नहीं आया हूं, ऑफ द बीच। बीच का मतलब जो समंदर का होता है, बीच बोलते हैं उसको, बीच, ओके। सो आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच, कि मैं बीच या समंदर का जो किनारा है उसके इस हिस्से में नहीं आ चुका था। ये आपका लफ्जी तर्जुमा हुआ। लेकिन क्या दरमाना होगा कि मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे कदमों के निशानात नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं आया हूं साहिल समंदर के इस हिस्से में। सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से, या काफ़ी वक्त से, या काफ़ी लंबे अरसे से। सिंस अ लॉन्ग का मतलब लंबा, टाइम का मतलब वक्त या अरसा, यानी सिंस का मतलब से। सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से मैं समंदर के या बीच के इस हिस्से में नहीं आया हूँ। गर्चे यहाँ पर पास्ट का है, लेकिन उर्दू में आप इसको प्रेजेंट में बदल देंगे, ठीक है। ये रूल है अपना,
आप उसको इसका लिहाज करते हुए आप पास्ट में भी कह सकते हैं, कोई गलत नहीं है। कि नहीं आया था, ये भी आप कह सकते हैं कि मुझे एहसास लगा कि मेरे कदमों के निशानात नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि मैं आया ही नहीं था काफी दिनों से, लंबे अरसे से इस हिस्से पर समंदर के। ओके, ये पहली वजह हुई। सेकंडली, हम इसको सेकंडली पढ़ते हैं बट सेकंडली ने सेकंडली। ओके, दूसरी बात यह है कि सेकंडली का मतलब दूसरा होगा, दूसरा, लेकिन यहां पर अगर हम इसको कहेंगे दूसरी बात यह है कि, अब इसके लिए आएंगे द सेकेंड टॉक इज डेट, ये कहने की जरूरत नहीं है। सेकंडली दूसरी बात है, ये दूसरी बात यह है कि, यही माना यहाँ पर। ओके, एज आई प्लेस्ड माई फुट, कि जब मैंने, एज का मतलब जब या जैसे ही कह सकते हैं, प्लेस का मतलब रखना, माई फुट अपना पैर। एज आई प्लेस्ड माई फुट, जब या जैसे ही मैंने अपना पैर रखा, अलॉन्ग साइड डेट फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट के साथ साथ, यानी बिलमुकाबिल, उसका वो कदम के निशान थे, फिर मैंने उसके बगल में अपना जो है साथ साथ अपना पैर रखा। इट सीम्ड लार्जर, तो ये दिखाई दिया, यह मालूम पड़ा कहीं ज्यादा बड़ा, देन माई ओन, यानी मेरे अपने पैर से, या मेरे अपने पैर के बिलमुकाबिल। सो सीम का मतलब दिखाई पड़ना, जाहिर होना। तो इट सीम्ड, तो ये दिखा, लार्जर कहीं ज्यादा बड़ा, देन माई ऑन, मेरे अपने से, यानी मेरे अपने पैरों के या मेरे अपने पैर का जो निशान था उससे कहीं ज्यादा ये बड़ा दिखाई दिया या बड़ा लगा। ठीक, ये माना हुआ। ओके, तो दूसरी बात ये है कि जब मैंने उसके साथ साथ अपना यानी उस निशान के साथ अपने पैर रखे या अपना पैर रखा, तो ये कहीं ज्यादा दिखाई दिया मेरे कदम के निशान से बड़ा। ठीक है, तो मेरे कदम के निशान से कहीं ज्यादा ये बड़ा दिखाई दिया। ओके गाइस, तो ये है ये पैराग्राफ। अब आगे चलते हैं। आगे है, माई फियर रिटर्न्ड, आई वेंट होम अगेन, बिलीविंग दैट देयर वाज समवन देयर, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड। ओके, सो माई फियर रिटर्न्ड, ये आपका आसान सा जुमला है कि मेरा डर जो है वापस आ गया। रिटर्न का मतलब वापस आना। तो माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। लेकिन अगर आप इसको कह दें मैं फिर से डर गया, तो ये अच्छा हो जा रहा है, बहुत अच्छा हो जा रहा है। मैं फिर से डर गया, यानी मेरा डर या मेरे अंदर जो खौफ था वो वापस आ गया, यानी आप फिर से डर गए। तो यहाँ पर वही माना है, माई फियर रिटर्न, मेरा खौफ वापस आ गया। आप कह सकते हैं मैं फिर से डर गया। ठीक है, आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा या फिर से घर वापस गया। बिलीविंग डेट, यहाँ पर ये सिफत बयान कर रहे हैं, किस हालत में गया। बिलीविंग डेट, ये यकीन करते हुए, या ये भरोसा करते हुए, या ये मानते हुए। बिलीव का मतलब यकीन करना, भरोसा करना, मानना भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलते डू यू बिलीव इन गॉड, कि आप अल्लाह को मानते हैं। तो बिलीव का मतलब भरोसा करना भी होता है, यानी मानना। तो यहाँ पर मानना ज्यादा अच्छा होगा, कोई भरोसे की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो बिलीविंग डेट यानी कॉन्टेक्स्ट भरोसे वाली ही है, यकीन वाली ही है। तो आप यकीन का तर्जुमा कर सकते हैं, ये यकीन करते हुए या ये मानते हुए, डेट की देयर वाज समवन, कि वहां पर कोई था, यानी वहां पर कोई है। आप इसको उर्दू में कह सकते हैं, था भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ पर कोई है। ठीक है, या था भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो माई फियर रिटर्न, मैं फिर से डर गया या मेरा डर या मेरा खौफ वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं दोबारा घर वापस गया। बिलीविंग डेट देयर वाज समवन देयर, ये मानते हुए कि यहाँ पर कोई था, लेकिन यहाँ पर कोई है क्योंकि वो मुसलसल रहने की बात चल रही है ना। ओके, द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, कि जो ये आइलैंड है, जो जजीरा है, या जो खुशकी का हिस्सा है, वाज इनहेबिटेड, ये आबाद थी। इनहेबिट का मतलब होता है रहना, बसना, यानी बाशिंदा होना, कयाम करना। ठीक है, तो द आइलैंड जजीरा वाज था इनहेबिटेड, आबादी वाला, यानी यहाँ पर कोई रहने वाला। तो द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, कि ये जो जजीरा है ये आबाद शुदा है, यानी इसमें आबादी है, यहाँ पर लोग रहते हैं। ओके, यहाँ पर वाज का तर्जुमा यानी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन आप इसको उर्दू में जब कहेंगे तो आप इसको प्रेजेंट में ला देंगे। तो मुझे यकीन हो गया, ये मानते हो कि कोई है, और ये जो इलाका है, जो जजीरा नुमा है, ये आबाद है, यानी यहाँ पर लोग रहते हैं। द आइलैंड वाज इनहेबिटेड, कि ये जो जजीरा है ये आबाद शुदा है, यानी यहाँ पर लोग रहते हैं, या इस जजीरे में रहने वाले लोग हैं।
दूर से तर्जुमा कर सकते हैं कि इस जजीरे में रहने वाले लोग हैं, इस जजीरे में लोग रहते हैं, या इस जजीरे में आबादी पाई जाती है, यानी कई सारे तरीके से आप इसको कह सकते हैं, लेकिन माना नहीं बदलना चाहिए। ओके, और ये जो कहानी है ये यहाँ से ली गई है, लेकिन मैंने कहानी एनसीईआरटी से ली है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मेरे जो लेसन्स है ये एनसीईआरटी की जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें से लिए गए हैं। इसकी वजह भी बता चुका हूँ, ताकि आप जब इसको पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा सिलेबस है, काफ़ी लोगों ने इस पर मेहनत की, पूरी एक टीम है जो इस पर काम करती है सिलेबस पे। तो आप जब इसको हमारे साथ प्रैक्टिस में ले आएंगे, पढ़ लेंगे, मशक कर लेंगे, तो जब आप खुद से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस किताब से ही इनको निकाला है। लेकिन एनसीईआरटी में भी लोगों ने किताब यानी इस लेसन को लिया है कहाँ से, डैनियल डिफोएस रॉबिन्सन क्रोसे से, उसे क्रोसो, थोड़ा सा नाम में गड़बड़ी हो जाती है, इसकी वजह ये है कि हम लोग पहली बार सुनते भी हैं और इंग्लिश में भी रहता है और मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमारे नाम कोई जो अरबी ना जानता हो वो गलत ही पढ़ता है अक्सर, हबीबू ऐसे बोलते हैं, हबीबुर रहमान, बट हबीबुर रहमान है। तो हम लोगों से भी इस चीज़ में गलती हो जाती है। खैर, हम सुनेंगे बार बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जैसे इब्ने हजर है, अब कोई इसको पढ़ता है इब्ने हुजूर, कोई इब्ने हिज्र, अलग अलग पढ़ते हैं, बट वो इब्ने हजर है। अब हम क्यों जानते हैं, क्योंकि हम बार बार सुनते रहते हैं इब्ने हजर इब्ने हजर इब्ने हजर। तो ऐसे नामों में भी डैनियल डिफोइस या डिफोइस क्या है मतलब दूसरा देखना पड़ेगा। खैर, तो ये कहानी इनको कोई ऑटोबायोग्राफी होगी या कहीं पे इन्होंने लिखा होगा, मैंने चेक नहीं किया, वहाँ से ये कहानी ली गई है। ओके गाइस, तो ये कहानी है, और इसको अगर आप कहानी ना कहें बल्कि आप यानी एक तजर्बा आप कह सकते हैं, या एक सफ़रनामे का एक हिस्सा आप कह सकते हैं। कहीं गए हुए थे टूर वगैरह पे या किसी खोज में थे और जिनके साथ कोई हादसा पेश आ गया तो उन्होंने इसको बयान किया है। तो ये है आज का सबक और ये है इसका तर्जुमा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आपको मज़ा कब आया होगा, जब आपने इसको पहले पढ़ा होगा और फिर हमारे साथ इसको मैच किया होगा। अब ऐसे ही मुंह उठा के चले आए होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा, और ना कभी होगा, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप खुद से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जितनी किताबें हैं मैं अब सबका तर्जुमा नहीं कराऊंगा, मैं बस एक रास्ता बता रहा हूँ कि ये है, ठीक है। तब आपके ऊपर है, आप अपने आप को कितना फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बाकी मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा कर रहा हूँ। और यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा और आपको समझ में आया भी होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त करते हुए आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात कल होगी अगले सबक में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।